हेलो दोस्तों, मैं रितेश रोशन द मौर्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रकाश के परिवर्तन को उसको अच्छे से डिफाइन किया था और जो भी मैंने पिछले वीडियो में बोला था उसको फिर से उसके बारे में हम बताएंगे। और हमने समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचा था और उसके बाद हम समतल दर्पण में बताए थे कि समतल दर्पण में कौन कौन से प्रतिबिंब बनते हैं, कौन कौन से प्रतिबिंब की क्या प्रकृति होती है। उसके बाद है हम लोग अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के विशेषता तथा उसमें कौन कौन से प्रतिबिंब बनेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग प्रकाश के परिवर्तन पढ़ रहे थे। प्रकाश के प्रवर्तन, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में हम लोग समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को किरण आरेख खींचे थे कि ए समतल दर्पण है, प्लेन मिरर, और समतल दर्पण में एक वस्तु है, एक वस्तु से एक आपतित किरण इस दर्पण पर पड़ती है और यहाँ से परिवर्तन के बाद निकली जाती है और फिर एक किरण दर्पण पर पड़ती है और सीधा निकल जाती है। यहाँ से हम लोग आप प्रवर्तित किरण को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद हमारा ए वस्तु, ये प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, यानी कि ए वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बना। हम लोग बात करेंगे कि आखिर वस्तु किसे कहते हैं और प्रतिबिंब किसे कहते हैं। हम लोग प्रतिबिंब को कैसे जानेंगे कि वो प्रतिबिंब है और वस्तु कैसे जानेंगे कि वो वस्तु है। तो हम लोग सबसे पहले वस्तु और प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे कि क्या वस्तु और क्या प्रतिबिंब होता है। सबसे पहला नंबर हम वस्तु लिखेंगे। वस्तु क्या होता है और वस्तु कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन वस्तु है या कौन प्रतिबिंब है। वस्तु के बारे में लिखेंगे कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, किरण जहाँ पर मिलती है, जहाँ पर मिलती है या जहाँ से निकलती है, जहाँ से निकलती है, निकलती है उसे वस्तु कहते हैं, उसे वस्तु कहते हैं। यानी कि जैसा कि हम एग्जाम्पल प्लेन मिरर में दिए थे कि एक वस्तु है, वस्तु से कौन सा किरण निकल रहा है, आपतित किरण। तो आपतित किरण यहाँ से निकल करके यहाँ पर गया, तो आपतित किरण जहाँ से निकल रही होती है उसी को क्या बोलते हैं, वस्तु बोलते हैं। ए डायग्राम, ये वस्तु का हुआ, ये वस्तु है और यहाँ पर एक प्रतिबिंब इसका यहाँ पर बनता है, प्रतिबिंब ए डैश है। फिर हम बात करेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक, तो प्रतिबिंब को लेकर के हम बताएंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझना है। इसका जो यूज है वो बहुत ज़्यादा है, आप लोग को देखने को मिलेगा नेक्स्ट आगे अवतल दर्पण में जब किरण आरेख की जब बात करेंगे उस टाइम। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जहाँ प्रवर्तित किरण मिलती है, प्रवर्तित किरण, प्रवर्तित किरण, प्रवर्तित किरण जहाँ पर मिलती है या जहाँ पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जहाँ पर परिवर्तित किरण जहाँ पर मिलती है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये परिवर्तित किरण है, ये परिवर्तित किरण जो है, ये परिवर्तित किरण, ये लोग दोनों अनंत में जाकर के मिलेगी, लेकिन हम इसको पीछे रिवर्स करेंगे तो ए आकर के यहाँ पर क्या हो रही है, मिल रही है। तो जहाँ पर परिवर्तित किरण मिलती है उसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ए डैश जो है क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक, यहाँ पर ए पॉइंट को नोट्स कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। फिर हम बात करेंगे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है उसका कौन कौन से विशेषता है, उसका कौन कौन से प्लेन मिरर में कौन कौन सा इमेज का जो प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। और एक और
और एक और बात नोट पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली लंबवत किरण समतल दर्पण पर पड़ने वाली लंबवत किरण में आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री होता है। यहाँ पर हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर में यहाँ पर एक आपतित किरण है और इसको 90 डिग्री का कोण बना रही है और परावर्तित किरण ही इसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है, जिसके कारण कोण I इक्वल टू बराबर होगा कोण R इक्वल टू 0 डिग्री। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या किया गया, पूछा गया, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि समतल दर्पण में कौन कौन से समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका क्या क्या विशेषता होता है। ठीक, तो हम लोग समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता, सबसे फर्स्ट नंबर विशेषता के रूप में जानेंगे कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब वस्तु प्रतिबिंब काल्पनिक, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। काल्पनिक को आप आभासी भी लिख सकते हैं। काल्पनिक या आभासी होता है। और याद करना है नोट आउट में दूसरा कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब काल्पनिक है तो उल्टा होगा। काल्पनिक बने प्रतिबिंब उल्टा होता है। काल्पनिक और बोलो सीधा होता है। काल्पनिक और सीधा होता है। अब तीसरा प्रॉपर्टीज देखेंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जितना दूर रहता है, वस्तु जितना दूर रहता है उतना ही दूर उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यानी कि कहे का मतलब है कि हम लोग प्रतिबिंब से, अगर दर्पण से हम लोग 10 मीटर दूरी पर रहेंगे तो हमारा प्रतिबिंब भी 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 3। समतल दर्पण में तीसरा कि वस्तु दर्पण से जितना दूरी पर रहेगा प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर क्या होगा, बनेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। समतल दर्पण में हम अगर 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी कितना दूरी पर बनेगा, 10 मीटर दूरी पर बनेगा। फिर हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 4 को बात करते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आप लोग 4 प्रॉपर्टी समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को आप लोग क्या कर लीजिएगा,
लिख लीजिएगा या उसका स्क्रीनशॉट करके एक बहुत ही अच्छे फेयर बनाइए आप लोग और उसको बार बार रिवाइज करिए। ये आपके आने वाले बोर्ड के लिए बहुत ही क्या होगा, लाभदायक होगा। फिर हम लोग बात करेंगे नोट पॉइंट में एक दो पॉइंट लिखेंगे जो कभी कभी एग्जाम में उसको क्या कर लेता है, पूछ लेता है। पहला पॉइंट है कि फर्स्ट नंबर नोट में लिखना है। फर्स्ट नंबर है कि हम लोग दर्पण में अगर भी वेग से जाते हैं, अगर हम वस्तु अगर भी वेग से जाता है तो प्रतिबिंब दुगने वेग से जाता है। इसी की वजह से हम लोग अपना पीछे का जो चेहरा है वो हम लोग नहीं देख पाते हैं। जैसे कि हम लोग घूम के ऐसे अगर मिरर में देखना चाहें अपना पीछे का चेहरा को तो नहीं दिख पाता है। रीजन वही रहता है कि हम लोग अगर भी वेग से घूमते हैं ना तो प्रतिबिंब हमारा दोगुने वेग से घूमता है। तो इसे लिखना है कि जब हम दर्पण की ओर भी वेग से जाते हैं, दर्पण की ओर भी वेग से जाते हैं तो प्रतिबिंब दोगुने वेग से क्या होता है, दोगुने वेग से आता है, दोगुने वेग से आता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब वस्तु दोगुने वेग से जाएगा तो प्रतिबिंब 4 गुना वेग से क्या होगा, वापस आएगा। यानी हम जब दर्पण से दूर जाते हैं तो प्रतिबिंब भी दर्पण से क्या होता है, दूर जाता है। इसको नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम अपना चेहरा अगर किसी मिरर में पूरा देखना चाहते हैं तो मिरर की जो लंबाई है हमसे दोगुना होना चाहिए, मिरर का जो लंबाई है, ठीक ना। ठीक लिखेंगे जब हम अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाहें तो दर्पण की लंबाई वस्तु के लंबाई का आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। यानी कि जब हम अपना प्रतिबिंब सोचेंगे कि पूरा हम अपना प्रतिबिंब दर्पण में देख लें तो दर्पण की जो लंबाई है हमसे आधी होनी चाहिए। यानी कि हम 6 फीट के हैं तो दर्पण कितना फीट का होना चाहिए, 3 फीट का होना चाहिए। जैसे कि हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि एक कोई वस्तु है, कोई यहाँ क्या है, वस्तु है, ये वस्तु है ठीक, और एक क्या है, मिरर है। क्या है, मिरर है। तो वस्तु की लंबाई अगर 6 मीटर है तो दर्पण की लंबाई 3 मीटर होगा। तो ये पूरा अपना प्रतिबिंब क्या होगा, इसको मैं देख लेगा। यानी कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक। तो ये वस्तु अगर 6 मीटर का है तो मिरर कितना मीटर का होना चाहिए, 3 मीटर का। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक 12 मीटर की एक वस्तु है और उसे अपना प्रतिबिंब पूरा दर्पण में देखना है तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 6 मीटर होगा। ठीक, आप लोग को ये बात समझ में आना चाहिए। फिर हम लोग बात करेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। फिर से दोबारा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आप लोग को बताए थे कि आपतित किरण जहाँ से निकलती है या आपतित किरण जहाँ पर मिलती है उसी को क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। यानी कि वस्तु का संबंध आपतित किरण से है, न कि परावर्तित किरण से, जबकि प्रतिबिंब का संबंध परावर्तित किरण से है, आपतित किरण से नहीं। ये बात आप लोग को नोट आउट कर लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण में कौन कौन से प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण के बारे में हम लोग को बताए थे कि दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। हम लोग समतल दर्पण के बारे में पूरा अच्छी तरह से बात कर लिए। फिर हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और उसमें कौन कौन से किरण आरेख बनते हैं, उसकी क्या विशेषता होती है उन प्रतिबिंबों को, इसके बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो हम लोग सबसे फर्स्ट बात जानेंगे कि गोलीय दर्पण
क्या होता है? गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण हम लोग बात करते हैं कि कोई गोला जो है खोखला गोला होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा वो सभी से फुटबॉल जैसा होना चाहिए। फुटबॉल कैसा खोखला रहता है। जैसा कि हम एक बात करते हैं गोला गोला क्या चीज़ का होना चाहिए? कांच का होना चाहिए। हम लोग दर्पण कांच के ही बनाते हैं, ना कि हम लोग दर्पण लकड़ी ये सब का बनाते हैं। हम लोग किसका बनाते हैं? कांच का। ये मानते हैं कि गोला आकार का एक कांच है। कैसा आकार का है? गोला, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और एक गोला ए है, इसके अंदर बहुत कुछ है, शीशा भरा हुआ है, यानी शीशा से क्या हुआ है? भरा हुआ है। तो इसको हम लोग खोखला गोला हम लोग क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे, ठीक ना। तो हम लोग इसे ये क्या है? ये गोला है। ये गोला खोखला गोला नहीं है, ठीक ना। अब ये क्या है? खोखला गोला है। ये है खोखला गोला। ये क्या है? खोखला गोला है। ये क्या है? खोखला गोला है। क्या है? खोखला गोला। अभी क्या है? खोखला गोला नहीं है, ठीक ना। तो हम लोग जब गोलीय दर्पण की जब बात करते हैं तो गोलीय दर्पण कैसा होना चाहिए? खोखला गोला होना चाहिए। तो गोलीय दर्पण में दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। पहला होता है कि अवतल दर्पण, पहला अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग किस दर्पण के बारे में बात करेंगे? अवतल दर्पण के बारे में, कि अवतल दर्पण क्या होता है और इसमें कौन कौन से प्रतिबिंब बनते हैं, इसके कौन कौन से किरण आरेख होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। गोलीय दर्पण में हम अवतल दर्पण की क्या करते हैं? बात करते हैं, ठीक। अवतल दर्पण में सबसे पहला नंबर बात करते हैं, ठीक। सबसे फर्स्ट नंबर अवतल दर्पण की बात करते हैं। एक हम गोला लिए थे, खोखला गोला, जो कांच का भाग होता है। तो एक गोला है, एक कांच का एक गोला है। और जब इसको हम लोग पढ़े थे प्लेन मिरर में कि किसी भी दर्पण को बनाने के लिए उसको क्या किया जाता है? एक तरफ से रंग दिया जाता है तो दर्पण का निर्माण हो जाता है। ये जो अवतल दर्पण है, तो गोले का जो पार्ट है उसको जब बाहर की तरफ रचित कर देंगे, बाहर की तरफ रचित कर देंगे तो उसको किस दर्पण का निर्माण होगा? अवतल दर्पण का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। यानी कि अवतल दर्पण बनाने के लिए गोलीय दर्पण को बाहर की तरफ रचित कर दिया जाता है। यानी कि एक क्या कौन सा दर्पण का निर्माण हो गया? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि अवतल दर्पण के दर्पण के सबसे बीच के बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, जिसे P से डिनोट करते हैं। दर्पण जो गोला, जिस गोला के जो केंद्र था, गोला है, इसका कुछ न कुछ केंद्र होगा ना। यहाँ पर जो केंद्र है इसको C से डिनोट करते हैं। और ध्रुव और केंद्र, इसमें हम बात करेंगे कि ध्रुव क्या होता है और केंद्र क्या होता है। प्लस में यहाँ पर एक फोकस होता है, फोकस होता है। तो हम इस सब के बारी बारी से बात करेंगे कि ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है। इस सब के हम उत्तल दर्पण में ही बात करेंगे, ठीक। सबसे फर्स्ट नंबर ध्रुव, ध्रुव यानी कि पोल, ध्रुव बात करेंगे कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और इसे P से सूचित किया जाता है, और इसे P से सूचित किया जाता है, और इसे P से सूचित किया जाता है, P से सूचित किया जाता है। जैसा कि हम एक चित्र बनाएंगे, कोई एक दर्पण है, अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में अंदर की ओर क्या करते हैं? रचित करते हैं, ध्यान रखना है। तो ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अभी कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो हम लोग दर्पण
कि कोई एक दर्पण है जिसका नाम MN है और इस दर्पण के जो मिड पॉइंट है जिसको पोल बोलते हैं, ये क्या है? ये ध्रुव है। इसी को P से डिनोट करते हैं। इसका ध्रुव यहाँ पर होगा, यानी कि MN कोई एक अवतल या उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव इस टाइप से होगा। फिर हम बात करते हैं कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। फिर हम बात करेंगे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। इसको स्क्रीनशॉट या आप लोग लिख सकते हैं भी, इतना गते गते बता रहे हैं, धीरे धीरे से इसको बोल रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बात करते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र गोला, दर्पण, दर्पण जिस खोखले गोले का, जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे भाग होता है उससे खोखले गोले के केंद्र को, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसा कि एक गोला है और इस गोला को बाहर की तरफ रचित कर देते हैं तो अवतल दर्पण का निर्माण हो गया, अवतल दर्पण का निर्माण हो गया। और इस खोखले गोले में जो बीच का जो पॉइंट है जिसको सेंटर बोलते हैं, सेंटर यानी कि C, इसी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। हम दो चीज़ को बात कर लिए, एक ध्रुव और दूसरा वक्रता केंद्र। एक क्या हुआ? वक्रता केंद्र, और यहाँ पर क्या था? ध्रुव था। और फिर एक उत्तल दर्पण में बात करते हैं। उत्तल दर्पण में अंदर की ओर स्थित होता है और इसमें जो C होगा ये किधर होगा? यहाँ पर ना होगा, ये ना गोला है, ये गोला है तो इसका सेंटर कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, यानी कि C यहाँ पर होता है। इसको काल्पनिक रेखाओं से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। और C, और यहाँ पर क्या होगा? P, यानी आप लोग इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसको वक्रता केंद्र भी क्या करते हैं? बोलते हैं। इसको ध्रुव बोलते हैं। फिर इसी में वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव, ठीक। यह है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आप लोग समझ गए होंगे कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, और उत्तल दर्पण में बाहर की ओर रचित रहता है, जबकि अवतल दर्पण में बाहर की ओर स्थित रहता है और उत्तल दर्पण में अंदर की ओर स्थित रहता है। फिर हम बात करेंगे कि फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस या फोकस। फोकस दूरी नहीं, फोकस क्या है? ये सब बात एक बार एग्जाम में बहुत थोड़ा सा VVI बोला जा सकता है इसको, कि फोकस भी एक VVI है क्वेश्चन, कि एक बार एग्जाम में पूछ दिया था कि फोकस को क्या करें? डिफाइन करें। फोकस को क्या करें? डिफाइन करें। तो हम लोग फोकस को डिफाइन करेंगे, ठीक। फोकस, 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 या इसको भी मुख्य फोकस भी बोला जा सकता है। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, फोकस या मुख्य फोकस। जब फोकस या मुख्य फोकस, जब प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के बाद, दर्पण के परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद मतलब कि टकराने के बाद, दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर
जिस बिंदु पर मिलती है, यानी कि प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, उसे फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण है और इसके बाहर की तरफ क्या है, रजदित है, बाहर की तरफ क्या है, रजदित है। यहाँ बात कर रहे थे कि ये ध्रुव है और ये क्या है, सी है। एक नया पॉइंट आता है कि प्रधान अक्ष क्या है, प्रधान अक्ष या इसको मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। तो हम लोग वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली ये जो रेखा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी कि दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कौन सा रेखा के नाम से जानेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। और इसी प्रधान अक्ष के समानांतर कोई एक आपतित किरण जाती है और दर्पण के परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है जो आपतित किरण, उसी को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। यानी कि इसे एफ से सूचित किया जाता है, फोकस कहते हैं। और इसे फोकस कहते हैं और इसे बड़ा एफ से सूचित किया जाता है और इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है और इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। ये कौन सा दर्पण में, ये जो अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और एक उत्तल दर्पण बनाते हैं, ये उत्तल दर्पण है और इसमें उत्तल दर्पण में जो यहाँ पर है सेंटर सी और यहाँ पर है पी और कोई एक आपतित किरण गया और दर्पण के परिवर्तन के बाद क्या हो गया, चला गया। तो आपतित किरण को डॉट डॉट करके क्या करेंगे, मिलाएंगे। यानी कि ये जो है यहाँ पर क्या है, फोकस है, क्या है, फोकस है। ये कौन सा किरण है, आपतित किरण है। यानी कि आपतित किरण मुख्य फोकस के जिस प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है उसी को क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। ये उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक। ये क्या है, उत्तल दर्पण है। हम लोग मुख्य फोकस और प्रधान अक्ष के बारे में जाने कि प्रधान अक्ष ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। कहा जा सकता है कि ये जो गोला होता है, गोला का जो व्यास होता है, गोला का जो व्यास है ये, उसी को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। किसी भी बोला जा सकता है कि जब कोई गोला, कोई अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, जिस खोखले गोले का जो भाग होता है उसको व्यास को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में दिया हो रहेगा वक्रता केंद्र, फोकस, प्रधान अक्ष। तो उसको प्रधान अक्ष को क्या करना है, टिक आउट करना है। हम लोग मुख्य फोकस जो दर्पण में विभिन्न पॉइंट रहते हैं कि ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं और प्रधान अक्ष किसे कहते हैं और प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, हम इसके बारे में सब लोग जानेंगे। अब बात करेंगे कि फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो हम लोग बात करेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी की बात करते हैं। फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी लिखेंगे कि ध्रुव दर्पण में ध्रुव और फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है और इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, स्मॉल एफ से सूचित
करते हैं, स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। जैसा कि हम एक दिखाना चाहते हैं कि ये जो दर्पण है इसमें ये जो क्या हुआ ध्रुव हुआ, और ये क्या हुआ फोकस, ये क्या हुआ केंद्र, ये क्या हुआ प्रधान अक्ष। ठीक, तो हम इसे जो ध्रुव है और फोकस के जो बीच की जो दूरी है, ध्रुव और फोकस के जो बीच की जो दूरी है, इसी को क्या कहते हैं फोकस दूरी के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं फोकस दूरी, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी है उसी को फोकस दूरी भी बोला जाता है। ठीक ना। अब बात करते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो दर्पण में फोकस और दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। दर्पण में ध्रुव और वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र बोलो, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे कैपिटल आर से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। यानी कि दर्पण में हम लोग ध्रुव, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, फोकस सब के बारे में क्या किए जाने। अब बात करेंगे कि जो फोकस होता है वो जो वक्रता केंद्र का दोगुना होता है। अब उसका प्रूफ करेंगे हम लोग कि अवतल दर्पण में प्रूफ करें या उत्तल दर्पण में प्रूफ करें। कई बार 1-2 मार्क्स में पूछा गया है, उसको हम क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करते हैं हम लोग कि जो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अवतल दर्पण में साबित करें कि F जो होता है F इक्वल टू 2R होता है, 2R होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, F इक्वल टू 2R। हम फोकस दूरी की क्या करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अथी के लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण क्या करेंगे, बनाएंगे। अवतल दर्पण में प्रूफ कर रहे हैं तो अवतल दर्पण क्या करेंगे, बनाएंगे। और अवतल दर्पण में क्या है, ध्रुव है। जो क्या है, ध्रुव है। क्या है, वक्रता केंद्र है। ये क्या है, फोकस है। और इसी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। यानी कि इसको फोकस दूरी और क्या है, वक्रता केंद्र। आधा प्रूफ करना है तो हम लोग सबसे पहले कि माना कि MN एक अवतल दर्पण है। MN एक अवतल दर्पण है जिस दर्पण का ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, मुख्य फोकस F है तथा मुख्य फोकस क्या है, C है। माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव क्या है, P है। और वक्रता केंद्र C है तथा AB एक आपतित किरण दर्पण के प्रवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरता है।
गुजरता है तथा रचना के लिए लिखेंगे तथा सी को बी से मिलाया। यहाँ पर एक दर्पण है, इस दर्पण को हम अच्छा से लिख देते हैं। एक दर्पण है और ये दर्पण में क्या है, यहाँ पर एक क्या है, ए बी एक आपतित किरण है। यहाँ ए है, यहाँ क्या है, बी है। और ये दर्पण के जो परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर क्या होता है, गुजरता है। यहाँ पर क्या है, पी है, अभी क्या है, सी है। और जब सी को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक हम समतल दर्पण में हम बताए थे कि कोई भी जो किरण है, आपतित किरण टकराती है, दर्पण से टकरा कर चली जाती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लम्ब डालते हैं, ये लम्ब। तो उसी प्रकार हम लोग आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच क्या करेंगे, लम्ब डालेंगे। तो लम्ब डालें, जिसके कारण इस कोण का मान क्या हो जाएगा, आई, और इस कोण का मान क्या हो जाएगा, आर। यानी कि हम लोग एक डायग्राम बनाएं कि ए बी एक आपतित किरण है जो दर्पण के परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरता है तथा सी को बी से क्या किया, मिलाया, जिसको में कोण आई और एक कोण आर है। तो हम इसका प्रूफ करेंगे अब कि कैसे कैसे जो फोकस दूरी होती है, जो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। प्रूफ करेंगे, ठीक। सबसे पहले नंबर इसमें लिखेंगे कि ट्रायंगल कोण ए बी सी बराबर होगा कोण सी बी एफ, क्योंकि कोण आई बराबर होता है कोण आर का। ये पहला प्रूफ मिल गया। समीकरण इसको 1 मान लेंगे। फिर चलेंगे ट्रायंगल, इसमें चलें ट्रायंगल ए बी सी में चलें। फिर चलेंगे कि कोण ए बी सी बराबर होगा कोण एफ सी बी, एकांतर कोण से। फिर लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर होगा कोण एफ सी बी। कैसा कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण से। इक्वेशन सेकेंड। फिर हम इस चित्र को आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसको मिटाते हैं। तथा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मिला कि कोण सी बी एफ इक्वल टू होगा कोण एफ सी बी। हम लोग जानते हैं कि जब कोण बराबर होती है तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यानी कि बी एफ बराबर होगा सी बी, सी और बी, सी बी बराबर होगा। तथा हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कि जो बी है, जो बी यहाँ पर जो बी था वो पी के काफ़ी निकट है। यानी कि बी इक्वल टू लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट जो है पी का है, यानी कि बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी के, यानी कि पी एफ बराबर होगा सी पी। यानी कि यहाँ पर एक सी है, यहाँ पर एफ है और यहाँ पर क्या है, सी है, यहाँ पर पी है। सी एफ बराबर होगा पी एफ, सी एफ बराबर होगा पी एफ। यानी कि यहाँ पर से लिखेंगे, यहाँ पर सी एफ बराबर होगा एफ, सी एफ बराबर होगा एफ बी का। यहाँ पर सी और एफ को लेते हैं, यहाँ पर एफ और बी को लेते हैं, यानी कि सी एफ इक्वल टू होगा एफ बी, और जो पी बी के जगह पर पी लिख सकते हैं, यानी कि सी एफ इक्वल टू होगा एफ पी, सी एफ इक्वल टू होगा एफ पी, सी एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ पी। फिर हम बात करेंगे
कि यहाँ तक हम लिख सकते हैं, दर्पण से हम क्या लिख सकते हैं कि सी पी बराबर लिख सकते हैं CF प्लस FP। यहाँ बराबर हम लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि CP पूरा जो CP है ना, ये CP इसका टू हम लिख सकते हैं कि CF प्लस क्या लिख सकते हैं FP, यानी कि CF इक्वल टू FP हम लिख सकते हैं। और हम लोग CP को क्या कहते हैं, C और P को क्या कहते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या यानी कि R कहते हैं। तथा CF बराबर हम लोग लिख सकते हैं FP, यानी कि CF को क्या लिख सकते हैं FP, CF को क्या लिख सकते हैं FP और प्लस में FP है। फिर हम लिख सकते हैं R इक्वल टू FP को क्या कह सकते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि F है प्लस F है, यानी कि R इक्वल टू हो जाएगा 2F। या फिर इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू R/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण में प्रूफ हो गया कि A बराबर R/2 क्या होता है, ठीक। फिर हम बात करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल भी कई बार पूछे गए हैं कि फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर होगा, तो 40 × 2 यानी कि 80 सेंटीमीटर। हम एक न्यूमेरिकल देते हैं, उसका बनाइए। किसी दर्पण में फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा, तो आप लोग बनाइए। वीडियो को ऑफ करके आप लोग बना करके आंसर बताइएगा, ठीक। फिर हम बनाते हैं सोल्व। हम जानते हैं कि F इक्वल टू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और हम जानते हैं कि R बराबर होता है 2F, F का वैल्यू दिया है 30, यानी कि 2 × 30 यानी कि R इक्वल टू हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। R इक्वल टू 60 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, आंसर होगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन प्लेट के दे सकता है कि वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितना होगा, फोकस दूरी कितना होगा। तो हम लोग को जो दिया है उसको लिखेंगे। R दिया है 30 सेंटीमीटर और हमको F निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि R बराबर 2F होता है, R दिया है 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 2F, यानी कि 2F इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यानी कि F इक्वल टू 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। उसको घबराना नहीं है, आराम से बनाना है, ठीक। फिर हम बात करेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रूफ करेंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, दोगुनी होती है। उत्तल दर्पण में प्रूफ करेंगे। अवतल दर्पण में कभी कभी एग्जाम में फोकस दूरी को ही प्रूफ करने के लिए कहा दिया जाता है, तो आप लोग उत्तल या अवतल दर्पण जो आपको अच्छा लगे उसमें आप प्रूफ कर दीजिएगा, ठीक। हम उत्तल दर्पण में प्रूफ करेंगे आपकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, दोगुनी होती है। उत्तल दर्पण में साबित करें कि F इक्वल टू 2R होता है, F इक्वल टू 2R होता है। हम एक उत्तल दर्पण लेंगे, उत्तल दर्पण को हम बनाएंगे। यहाँ पर ये क्या है, उत्तल दर्पण है। यहाँ पर वक्रता केंद्र यहाँ है
हम एक आपतित किरण ए बी आपतित किरण है ए और बी आपतित किरण है और दर्पण के परिवर्तन के बाद चला गया और एक अभिलंब डालते हैं। अभिलंब डालते हैं, यहाँ कौन क्या होगा आई, यहाँ कौन क्या होगा आर, यहाँ कौन आई होगा, यहाँ कौन आर होगा। ये आपतन कौन ना है, ये आपतित किरण है और ये प्रवर्तित किरण है, ठीक। तो यहाँ पर कौन आई, वहाँ पर कौन आर होगा और यहाँ पर क्या है एफ है, यहाँ क्या है पी है। इसको ए और बी इसको सी मान लेंगे और इसको एक्स मान लेंगे। हम लिखेंगे कि माना कि एमएन एक उत्तल दर्पण है, उसी प्रकार जैसे उत्तल अवतल में प्रूफ किए थे उसी प्रकार हम लोग उत्तल में प्रूफ करेंगे। माना कि एमएन एक उत्तल दर्पण है तथा ए बी एक आपतित किरण है। ए बी एक आपतित किरण है। ए बी एक आपतित किरण है जो दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से गुजरती हुई प्रतीत होता है तथा एक्स को सी से मिलाया, यानी कि लंब डाला, मिलाया। हम अप्रूव करेंगे कि एफ इक्वल टू आर बराबर कैसे होता है, हम क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। तो हम लोग इतना सारा इंट्रोडक्शन लिख देने से ज़्यादा अच्छा होता है कि हमें जो एग्जामिनर है वो अच्छा मार्क्स क्या कर सकता है, दे सकता है। क्योंकि हम पूरा अगर डिफिनेशन वहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो अच्छा से अच्छा मार्क्स हमको मिलेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही ट्रायंगल में चल करके हमें बराबर r/2 प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा उसको अगर डिफाइन करेंगे तो हमें मार्क्स काटने की किसी को हिम्मत नहीं होगा कि वो मार्क्स काट देगा। तो हम लोग ट्रायंगल में चलते हैं और इसको क्या करते हैं प्रूफ करते हैं, जिस प्रकार हम लोग अवतल दर्पण में प्रूफ किए थे। तो हम लोग उत्तल दर्पण में चलेंगे कि कोण ए बी एक्स इक्वल टू होगा कोण एक्स बी सी, कोण आई इक्वल टू कोण आर। आप लोग ऐसा नहीं कि रटना है, आप लोग भी ध्यान दीजिए कि सबसे पहला नंबर हमको करना है कि कोण आई को कोण आर के बराबर करना है। ये बात ध्यान में रखना कि कोण आई को कोण आर के बराबर करना है। तो कोण आई को कोण आर के बराबर कैसे करेंगे, तो चलेंगे कि कोण ए बी एक्स यानी कि आई है और कोण एक्स बी सी कौन क्या है आर है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर कहाँ से आता है, प्रकाश के परिवर्तन से, हम लोग पहले ही जान चुके हैं। फिर चलेंगे इक्वेशन उसको फर्स्ट मान लेंगे। फिर चलेंगे कि कोण ए बी एक्स इक्वल टू होगा कोण ए बी एक्स इक्वल टू होगा कोण सी, ए वाला, क्योंकि जो एक संगत कोण से कि कोण ए इक्वल टू कौन सा होगा, कोण सी होगा, यानी कि कोण इसको लिख सकते हैं कि एफ सी बी। एफ सी बी का है संगत कोण, संगत कोण से संगत कोण। फिर लिखेंगे पुनः कि कोण जो ए वाला जो कोण है आर होगा, क्योंकि ये जो सम्मुख कोण से लिखेंगे कि कोण एक्स बी सी बराबर होगा कोण एफ बी सी। कैसा कोण, सम्मुख कोण। कैसा कोण, सम्मुख कोण। फिर चलेंगे इसको इक्वेशन सेकेंड मानेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड मानेंगे। फिर हम लिख सकते हैं
कि जब ए बराबर इतना हुआ, इतना बराबर इतना हुआ, तो हम लिख सकते हैं कि कोण एक्स बी सी बराबर होगा कोण एफ बी और सी, कोण एफ बी सी, कोण एफ बी सी एक्स बी। यानी कि हमको क्या प्रूव करना है, यहाँ हमको पी एफ इक्वल टू प्रूव कर देना है सी एफ। तो हमको पी एफ कौन कौन सा ट्रायंगल में मिल रहा है, हमको पी एफ देखेंगे कि यानी कि एफ बी इसको में मिल रहा है, इसको में मिल गया। सी एफ किसको में मिल रहा है, सी एफ, सी एफ सी और एफ, सी एफ किसको में मिलेगा, हम लोग यहाँ पर चलेंगे, ठीक ना। कि हम लोग लिख सकते हैं कि जो एफ बी और सी कितना हुआ, हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो एंगल है एफ बी एक्स बराबर होगा एफ सी बी का, एफ बी सी का कैसा कोण, संगत कोण, कोण आई इक्वल टू कोण आई, है ना, कोण आर इक्वल टू कोण आर। इसको मैं प्रूव करेंगे तो हम ए वाला ट्रायंगल में चलने से हमको ए वाला मिल जाएगा, और हम ए वाला ट्रायंगल में चलेंगे तो हमको ए वाला मिल जाएगा। तो हमको इस ट्रायंगल को बराबर कर देना है, ठीक ना। कोण यहाँ पर जो संगत कोण हमको लिखना था, ये कोण होता पी एफ बी, पी एफ बी, पी एफ बी। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से चलेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड से चलेंगे, लिखेंगे कि एक्स पी एफ बी कोण बराबर होगा कोण एफ बी सी। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से, ठीक, इसको लिख देंगे। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी एफ इक्वल टू बराबर होगा सी एफ का। हम लोग यहाँ तक आ गए, और हम लोग दर्पण में जानते हैं कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सी पी इक्वल टू होगा सी एफ प्लस एफ पी, यानी कि सी पी इक्वल टू होगा सी एफ प्लस एफ पी। एफ पी सी पी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। सी एफ को क्या बोलते हैं, सी एफ को पी एफ भी बोला जा सकता है। यानी कि पी एफ, और यहाँ पर भी क्या है, पी एफ है, यहाँ पर क्या है, पी एफ है। यानी कि आर इक्वल टू लिख सकते हैं कि 2f, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा 2f। ए फार्मूला बहुत ही क्या है, VVI है, इसको बहुत ही अच्छा से क्या करना है, याद रखना है, इसको बहुत ही अच्छा से क्या करना है, याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अवतल दर्पण में किरण आरेख कौन कौन से होते हैं, उत्तल दर्पण में कौन कौन से किरण आरेख होते हैं, तथा उत्तल दर्पण में कहाँ कहाँ प्रतिबिंब रखने से कहाँ कहाँ वस्तु बनती है, और अवतल दर्पण में कहाँ कहाँ वस्तु बनती है, उसकी विशेषता क्या है। बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल को करेंगे, ठीक। इसके बाद आप लोग के अगर बहुत ही मतलब कि यहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है क्लास 10th के। आप लोग अच्छा से लॉकडाउन इसको नोट आउट करते रहिए, क्योंकि ये जो आप लोग के लिए ही ये वीडियो क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। आप लोग सबसे फर्स्ट नंबर कल भी हम बात किए थे कि जो प्रकाश के बारे में बात किए थे, प्रकाश की विशेषता के बारे में बात किए थे, समतल दर्पण बात किए थे, पारदर्शी वस्तु बात किए थे, अपारदर्शी वस्तु बात किए थे, प्रभासी वस्तु बात किए थे, बहुत सारे वस्तुओं के बारे में जाने थे। उसका आप लोग को याद रखना है कि सबसे पहला नंबर था ऐसे ऐसे मतलब कि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग बताए हैं, ठीक। उसको आप लोग बार बार उसको रिपीट करते रहिए, ऑब्जेक्टिव को देखते रहिए, तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो याद होगा, ठीक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे कल। आप लोग 9 बजे डेली लाइव जुड़िए। मैं आपका रितेश रोशन द मौर्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ किसी और का भी ये वीडियो पहुँचे और उसको क्या मिले, लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।